हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो हिंदी की पाठ्य योजना पर आधारित है। हिंदी में पाठ्य योजना 4 प्रकार से बनाई जाती है क्योंकि उसकी विधाएं अलग अलग हैं, गद्य में, पद्य में, रचना और व्याकरण में। यह पद्य विधा की पाठ्य योजना है जो एक कविता पर आधारित है। पाठ्य योजना हमें इसलिए आवश्यक होती है ताकि हम अपनी टीचिंग को इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग बना सकें। अध्यापक को कक्षा में पढ़ाने से पूर्व पाठ की योजना अवश्य करनी चाहिए। इस पाठ्य योजना के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग शाम पाठ्य पूर्ति कर लेते हैं, जिसमें दिनांक, विषय हिंदी, कक्षा 6, कालांश 3, अवधि 35 मिनट और इसका प्रकरण है प्रकृति की सीख। पाठ्य योजना बनाने के 2 प्रकार के उद्देश्य हैं। उसमें पहला है सामान्य उद्देश्य, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पहला आता है ज्ञानात्मक, भाषा तत्वों का ज्ञान। इसके द्वारा हम विद्यार्थियों को भाषा तत्वों का ज्ञान देना चाह रहे हैं। इसका विशिष्ट उद्देश्य है प्रत्यास्मरणम। और इन दोनों उद्देश्यों के द्वारा विद्यार्थी में कुछ अपेक्षित परिवर्तन हम करना चाहते हैं। तो ज्ञानात्मक में भाषा तत्वों के ज्ञान के द्वारा विद्यार्थी में अपेक्षित परिवर्तन होगा कि विद्यार्थी पूर्व में प्राप्त किए गए प्रकृति से संबंधित शब्दों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान और विशिष्ट उद्देश्य है प्रत्यभिज्ञान। विद्यार्थी प्राकृतिक भू आकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सामान्य उद्देश्य में दूसरा सामान्य उद्देश्य है अवबोधात्मक, जिसमें अवबोधात्मक अर्थात ग्रहण करना। विद्यार्थी जो कविता पढ़ रहा है उसके द्वारा क्या ग्रहण करेगा? एक तो सुनकर इसमें विशिष्ट उद्देश्य है ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास होगा विद्यार्थी में और विद्यार्थी में अपेक्षित परिवर्तन होंगे। विद्यार्थी ध्यान से सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। अवबोधात्मक में दूसरा है हमारा सामान्य उद्देश्य पढ़कर और विशिष्ट उद्देश्य है कविता पढ़ने की क्षमता विकसित करना। कविता को उचित आरोह और अवरोह के साथ विद्यार्थी उसे पढ़ सकेंगे। सामान्य उद्देश्य में तीसरा है अभिरुच्यात्मक और विशिष्ट उद्देश्य है कविता में रुचि उत्पन्न करना। इन दोनों के द्वारा विद्यार्थी में अपेक्षित परिवर्तन होंगे कि छात्र में हिंदी की कविता पाठ में रुचि जागृत कर सकेंगे। सामान्य उद्देश्य में चौथा है अभिव्यक्तात्मक और विशिष्ट उद्देश्य है कविता पाठ व भाव ग्रहण करने में अभिव्यक्ति जागृत करना और अपेक्षित परिवर्तन होगा। विद्यार्थी प्रकृति के विषय में अपने विचार अभिव्यक्त कर सकेंगे। अगला सामान्य उद्देश्य है कौशल। विशिष्ट उद्देश्य है वाचन और लेखन कौशल का विकास करना। अपेक्षित परिवर्तन किया जाएगा। छात्रों में लय व ताल के साथ शुद्ध उच्चारण का कौशल विकसित हो सकेगा। अगला और अंतिम सामान्य उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। अन्य समान परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग करवाना। विद्यार्थी ऐसी ही समान परिस्थितियों में या ऐसी ही समान कविताओं को समझने में उक्त कविता से प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे। ये हमारे सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य यही। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। पाठ्य योजना के अंतर्गत या उस टीचिंग के समय आप किन किन सामग्री का उपयोग करेंगे वह सभी इसी के अंतर्गत आएंगी। पुस्तक है, संकेतक है, लपेट फलक, चार्ट अगर विषय से संबंधित कोई चार्ट बनाया है या अन्य कक्षा से उपयोगी जो उपकरण है वे सभी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि पाठ्य को पढ़ाते समय आप किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि हम प्रस्तावना प्रश्नों में प्रश्नों का उपयोग करते हैं और भाव ग्रहण करवाने के लिए हम व्याख्या आदि करते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि मुख्य रूप से इसमें काम आएंगी। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी को पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त है उसके विषय में इसके अंतर्गत आएगा कि क्योंकि अपने अध्यापन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान क्या है यह जानना आवश्यक है, वो इसके अंतर्गत आएगा। इसके पश्चात है प्रस्तावना प्रश्न।
आज का हमारा प्रकरण क्या है उसको बताने के लिए या पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान तक विद्यार्थियों को लाने के लिए हमें बीच में प्रस्तावना प्रश्न रखने होते हैं। इसके अंतर्गत 3 कॉलम बनेंगे: क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। इसमें छात्राध्यापक अपना प्रश्न रखेंगी। पहला प्रश्न है, हमारा प्रकरण जो प्रकृति की सीख कविता है उससे संबंधित पहला प्रश्न रहेगा, आप कौन से ग्रह पर निवास करते हैं? विद्यार्थी का उत्तर है पृथ्वी पर। प्रस्तावना प्रश्न 4 या 5 अवश्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्न पहले वाले प्रश्न के उत्तर से शुरू होता है। जैसे कि पहले वाले प्रश्न का उत्तर पृथ्वी था, तो हम दूसरा प्रश्न पृथ्वी से प्रारंभ करेंगे। पृथ्वी पर आप कौन कौन सी भू आकृतियाँ देखते हैं? विद्यार्थी का उत्तर है पहाड़, पठार, मैदान, नदी, झरने। अब तीसरा प्रश्न उसी से प्रारंभ होगा, पहाड़, पठार, नदी, झरने आदि को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? उत्तर है प्रकृति। और आप प्रकृति की सीख नामक कविता के विषय में क्या जानते हैं? ये अंतिम प्रश्न है। विद्यार्थी मौन रहेंगे, आंशिक उत्तर देंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आज के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, वह कहा जाता है और उद्देश्य कथन हमेशा प्रस्तावना प्रश्नों के बाद लिखा जाता है। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक पाठ को विद्यार्थियों के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे, ये समझता आएगा। इसमें 3 कॉलम बनेंगे: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। पहला शिक्षण बिंदु है, क्योंकि ये कविता है तो इसकी पहली पंक्ति, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, और फिर आगे डैश डैश करके छोड़ देंगे। अर्थात या अपन चाहें तो इसके अंतर्गत छोटी स्ट्रिप बना करके आप पूरी कविता को यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रारंभ में कविता के अंतर्गत आदर्श वाचन आएगा। आदर्श वाचन छात्राध्यापिका के द्वारा किया जाता है। छात्राध्यापिका उचित आरोह अवरोह के साथ में कविता का आदर्श वाचन करती है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद है अनुकरण वाचन। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन का निर्देश देती है और विद्यार्थी दिए गए निर्देशानुसार अनुकरण करते हैं। इसके पश्चात अशुद्धि संशोधन। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा किए गए वाचन में अशुद्धि संशोधन करेगी और छात्र उच्चारण में संशोधन करेंगे। काठिन्य निवारण। कविता में कई शब्द, क्योंकि ये पद्य भाग है तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो विद्यार्थियों के ज्ञान से परे हैं, तो वे शब्द काठिन्य निवारण के अंतर्गत लिख दिए जाते हैं और एक तरफ उनका अर्थ लिख दिया जाता है। काठिन्य निवारण को हम शामपठ पूर्ति में भी कर सकते हैं। शामपठ पर छात्राध्यापिका के द्वारा कठिन शब्द और उनका अर्थ लिख दिया जाता है और विद्यार्थियों को अपनी अपनी पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में उतारने के निर्देश दिए जाते हैं। इसके बाद पाठ का विकास करने के लिए कुछ शिक्षण बिंदु और लिए जाएंगे। इसके अंतर्गत पाठ का विस्तार करने के लिए 3 कॉलम बनेंगे। पहला शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु, क्योंकि कविता हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, पूर्ण कर चुके हैं, तो इसमें भाव विश्लेषण व रसानुभूति प्रश्न आएंगे। यानी कि विद्यार्थियों ने जो भाव ग्रहण किया उससे संबंधित हमें इनमें प्रश्न रखने होंगे। छात्राध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न रखा जाता है, पर्वत हमें क्या कहता है? विद्यार्थी इसका उत्तर देते हैं। क्योंकि ये विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न होता है तो इसका उत्तर विद्यार्थी आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत द्वारा कहे उक्त कथन के पीछे क्या भाव है? क्योंकि यह प्रश्न भाव विश्लेषण से संबंधित है, छात्र इसका आंशिक उत्तर दे पाते हैं, तो छात्राध्यापिका के द्वारा उसकी व्याख्या की जाती है। इस प्रकार 2 और 3 प्रश्न और बना दिए जाते हैं, इससे पाठ का इसके बाद अंत में मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न के अंतर्गत कुछ प्रश्न एक शब्द वाले, कुछ एक पंक्ति वाले या कुछ संज्ञा या व्याकरण से संबंधित प्रश्न रखे जाते हैं। जैसे पर्वत हमें क्या संदेश दे रहा है, एक पंक्ति वाला उत्तर है। तरंग क्या कहती है, ये भी एक पंक्ति से संबंधित प्रश्न है। सारा संसार ढक लेने की सीख कौन दे रहा है, ये एक शब्द से संबंधित प्रश्न है।
पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द बताइए। ये व्याकरण भाग से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार मूल्यांकन प्रश्नों में सभी प्रकार के कुछ कुछ प्रश्न रख दिए जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रख लें, या फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो, या ग्रामर से संबंधित प्रश्न भी रखते हैं। इसके अंतर्गत पाठ योजना के अंत में लिखा जाता है गृह कार्य। गृह कार्य मुख्यतया निबंधात्मक प्रश्न के रूप में दिया जाता है, ताकि विद्यार्थी ने पूरे पाठ के अंतर्गत क्या ग्रहण किया उसकी समीक्षा हम कर सकते हैं। इस कविता के समकक्ष कोई अन्य कविता लिख करके भावार्थ समझाइए। ये एक निबंधात्मक प्रश्न है जो गृह कार्य में दिया जाएगा। अथवा हम इस कविता की कुछ पंक्तियाँ देखकर भी विद्यार्थियों से उसका भाव लिखने के लिए कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से कविता की ये पाठ योजना यहीं समाप्त होती है।